हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार और आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पूरे चैप्टर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग में प्लांट एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और दूसरे भाग में हम लोग एनिमल एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल में जो एक्सक्रीशन होता है उसमें हम लोग सभी एनिमल्स के बारे में देखेंगे, लेकिन बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा वो ह्यूमन में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है उसके ऊपर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन जो है वो है क्या चीज? तो एक्सक्रीशन जो है वो रिमूवल ऑफ नॉन गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हमारे बॉडी के अंदर जैसा कि हम लोग जानते हैं तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं। तो इन मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर दो चीजें निकलती हैं, एक गैसियस वेस्ट निकलता है और एक होता है नॉन गैसियस वेस्ट होता है। या तो वो सॉलिड के फॉर्म में होगा या वो लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में नहीं होगा, यानी उसे हम बोलेंगे नॉन गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो नॉन गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट है, इन्हीं को निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये है आपके अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जिसमें कि एक्सेस में जो वाटर होता है वो भी एक्सक्रीट हो जाता है। साल्ट जो एक्सेस में है या पिगमेंट है कोई, तो वो भी एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड along with excess of water, salt, pigment out of the body is called excretion। अब दूसरी बात हम करेंगे कि भाई ये एक्सक्रीशन हमारा हम क्यों कर रहे हैं, एक्सक्रीशन की क्या जरूरत है? तो मेन ऑफ एक्सक्रीशन इज टू कीप कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन। जो हमारे बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो इंटरनल केमिकल कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखना होता है। क्यों? क्योंकि जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट आपके निकल रहे हैं ये आपके अंदर के या किसी भी सेल के अंदर के जो भी केमिकल कंपोजिशन है उसको डिसबैलेंस कर देता है। अब जब ये डिसबैलेंस हो जाएगा तो हमारे बॉडी के तमाम जो अलग अलग तरह के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसी डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए और हमारी बॉडी में जो स्मूथली वर्क हो रहे हैं, सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं उनको उसी लेवल पे रखना, उसी इक्विलिब्रियम में रखना ही होम्योस्टैसिस कहलाता है। इसीलिए एक्सक्रीशन जरूरी है। तो एक्सक्रीशन अगर बात करें तो ये सिंपल वर्ड में कहें तो एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद हम देखते हैं कि दो तीन आपके डेफिनेशन हो जाएंगे, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन और डिफिकेशन। यहाँ पे एक्सक्रीशन के बारे में हमने समझा। अब हम देखेंगे सिक्रीशन क्या है। आप कहोगे कि एक्सक्रीशन जो हो रहा है वो भी सिक्रीशन की तरह हो रहा है। नहीं, सिक्रीशन की तरह नहीं है। सिक्रीशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस का प्रोडक्शन ही सिक्रीशन कहलाता है, ना कि वेस्टफुल जो चीजें हैं उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, सिक्रीशन हो रहा है वो यूजफुल सब्सटेंस का हो रहा है, जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, बाई मेटाबॉलिज्म के द्वारा यूजफुल जो सब्सटेंस है उनका बनना ही क्या कहलाएगा, सिक्रीशन कहलाएगा। जबकि डिफिकेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस या अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड हुआ, बचा जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, उनको फीकल मैटर यानी लैट्रिन, उसके थ्रू हम एनस के द्वारा जो है वो बाहर निकालते हैं, उसे हम कहते हैं डिफिकेशन। क्लियर है? इसी को इजेशन भी कहते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? आपका एक्सक्रीशन और डिफिकेशन है, इसमें डिफरेंस की बात चल रही है। तो फीकल मैटर जो है वो आपका कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। जितना भी फीकल मैटर आपका निकल रहा है
वो अनडाइजेस्टेड है, जबकि एक्सक्रीशन में हम एक्सक्रीट किसको करते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। यहाँ पे जो डिफिकेशन हो रहा है वहां पे फीकल मैटर है जो कि मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट नहीं है, वो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है। हमने बाहर से खाया था, वो अब डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो बाहर निकला हुआ है, उसे हम कहेंगे डिफिकेशन। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं चार्ट के थ्रू कि हमने फूड ग्रहण किया, उसके बाद दो तरह से बट जाएगा फूड, एक तो डाइजेस्ट हो जाएगा और दूसरा जो है अनडाइजेस्टेड होगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो फीसस के रूप में जो है हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर हो गया? इसी को हम कहेंगे डिफिकेशन। इसको क्या कहेंगे? डिफिकेशन। जबकि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड को क्या क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा। और जो मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्रीशन करना पड़ेगा। किसका? हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, इनका सिक्रीशन करना होगा। और सिक्रीट जब होंगे तो यहाँ पे जो है हमारा डाइजेस्टेड जो फूड है वो अब ब्रेक डाउन होगा, तोड़ा जाएगा और तोड़ा जाएगा। तो इसमें बनेंगे आपके कुछ यूजफुल बाई प्रोडक्ट बनेंगे, सच एज हार्मोन्स, एंजाइम्स बन रहे हैं। और कुछ यूजफुल जो बाई प्रोडक्ट है उनका अब जो है एक्सक्रीशन कर दिया जाएगा। बाई प्रोडक्ट्स लंग्स के द्वारा, किडनी के द्वारा निकाल दिए जाएंगे। उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? एक्सक्रीशन। यानी डिफिकेशन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर जो हम देखें कि ह्यूमन के अंदर या मैन के अंदर जो ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीशन के, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो अगर जो हम मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो वो है हमारा यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर आता है किडनी। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो है क्या आएगा, वो किडनी आएगा। ये किडनी क्या करता है, फिल्टर करेगा ब्लड को, जिसमें से यूरिन निकालेगा। इन एक्सेस ऑफ वाटर, साल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड के साथ में क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। जबकि जो एसेसरी सहायक जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, सहायक एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं वो आपके लंग्स हैं, लीवर है और साथ ही में स्किन है। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है और लीवर क्या करता है, यूरिया और यूरिक एसिड को बनाता है एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, जब ब्रेकडाउन होता है किसी प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे यूरिया और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और ये कहाँ होता है, लीवर में यूरिया और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, कभी भी आप लोग गलती से मत कहिएगा किडनी में फॉर्मेशन होता है यूरिया का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, लीवर में होगा। लेकिन एक्सक्रीट जो है फिल्टर आउट ब्लड से जो होता है वो किडनी में होता है। क्लियर? अब उसके बाद स्किन जो है हमारा एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ऑर्गन के रूप में है। तो एक्सेस वाटर में, वाटर का एक्सेस वाटर होगा उसको, साल्ट जो है, यूरिक एसिड है और यूरिया है, इसको निकालने का जो काम है वो स्किन भी करता है कुछ मात्रा में। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनना है उस हिसाब से हम एनिमल्स को कितने भागों में, कितने ग्रुप में हम उनको क्लासिफाई किए हुए हैं। तो बेसिकली हमने जो है तो कई क्लासेस, लेकिन हम यहाँ पे 3 जो है क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है अमोनोटेलिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। किसका एक्सक्रीशन करेंगे, अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे, उन्हें हम अमोनोटेलिक कहेंगे। बहुत आसान है, अमोनोटेलिक यानी अमोनिया। यूरिकोटेलिक यानी जो यूरिक एसिड एक्सक्रीशन करते हैं, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, यानी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इनका वो यूरिक एसिड होगा, उनको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें इंसेक्ट आएंगे, लैंड स्नेल आएंगे, लैंड रेप्टाइल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे। जबकि अमोनोटेलिक में वे ज्यादातर एनिमल्स आते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे प्रोटोजोन्स हैं, स्पंजेस हैं, सीडेंट्रेट्स हैं, इनको हमने 9th में पढ़ा था। तो ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं, जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हैं, एम्फीबियंस हैं और क्रोकोडाइल्स, ये सब क्या है, पानी में रहने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे अमोनिया का सिक्रीशन होता है। यूरिकोटेलिक में क्या होगा कि जो पानी का कम से कम यूज करते हैं, एकदम ना के बराबर यूज करते हैं, जैसा इंसेक्ट हो गया, स्नेल हो गया, रेप्टाइल हो गए, बर्ड हो गए, ये पानी का बहुत कम यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूरिक एसिड के फॉर्म में निकाला जाएगा। ठीक है, जबकि
जो मॉडरेट लेवल में पानी का यूज करते हैं उनको जो है वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, और उनको कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। ठीक है, उनको यूरियोटेलिक एनिमल कहेंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे कार्टिलेजिनस फिशेज हो गई, शार्क जैसे, फ्रॉग हो गया, मैन हो गया, और अदर मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं लगभग सारे जो हैं आपके यूरियोटेलिक हैं, यानी यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, एक्सकेरिस और अर्थवर्म, ये दो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सकेरिस एंड अर्थवर्म आर बोथ मोनोटेलिक एज वेल एज यूरियोटेलिक। ठीक है, यानी यूरिया का भी प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही अमोनिया का। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अर्थवर्म पानी में भी रहता है और जमीन के नीचे भी बरो बना के रहता है। ठीक है, तो जब ये पानी में रहेगा तब ये अमोनिया का सिक्रीशन करेगा, लेकिन जब ये जमीन के नीचे बरो बना के रहेगा तो ये यूरिया का सिक्रीशन करेगा। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है? अब नीड क्यों है, एक्सक्रीशन की नीड क्यों है भाई? एक्सक्रीशन की नीड इसलिए है कि हमारे बॉडी का जो होमियोस्टैसिस है, इक्विलिब्रियम है, जो केमिकल कंपोजिशन है, जो रिएक्शन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। यानी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको क्या करना है, मेंटेन करना। अगर हमारा एक्सक्रीटरी प्रोसेस फेल हो जाता है तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये हमारी बॉडी से नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण इनका क्या हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा। और जब एक्युमुलेशन हो जाएगा तो जो ऑस्मोटिक बैलेंस है हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का, वो बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब बिगड़ जाएगा तो उसमें से ब्लड का भी जो है डिस्टर्ब होगा, लिम्फ का भी होगा, और टिश्यू का जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं सब में जो है डिस्टरबेंस हो जाएगा, जिससे कि एसिड बेस का बैलेंस बिगड़ जाएगा। जब पीएच हमारे बॉडी का बिगड़ जाएगा तो पता चला कि हमारे सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो सब बिगड़ जाएंगे, जिसके कारण से हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसीलिए अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन के अंदर ही जो है एक्सक्रीशन नहीं हो रहा होता है तो उसकी बॉडी स्वेल कर जाती है, उसको तुरंत जो है हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है, क्योंकि अगर 2-3 दिन से ज्यादा हो गया तो बॉडी उसको सरवाइव नहीं कर पाएगी, तुरंत जो है उस ऑर्गेनिज्म का या उस एनिमल का या उस आदमी का जो है वो क्या हो जाएगा, डेथ। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कल वाले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन या मैन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए तमाम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो प्लांट्स में हम जानते हैं प्लांट बहुत ही सिंपल होते हैं, प्लांट में किसी भी तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन न पाए जाने के कारण इनका जो एक्सक्रीशन होता है, चूंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो ही रहे हैं बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर तो होगा ही। क्यों? क्योंकि सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट तो जैसा हमारा है वैसा ही उनका भी है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकलेगा, और जब मेटाबॉलिक वेस्ट निकलेगा तो उनका भी अगर जो एक्युमुलेशन होगा तो उनके अंदर भी तो डिस्टरबेंस हो सकता है, उनकी भी फिजियोलॉजी चेंज हो सकती है, बिल्कुल होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ भी निकालने के कुछ बहुत ही सिंपल जो है वो ऑर्गन, या हम कह लें कि जो है कुछ युक्ति होती है जिसके कारण से ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको ये आसानी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो CO2 है, O2 है, वाटर वेपर है, तो ये जो है इनके मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब ये दीज सब्सटेंसेस आर सीक्रेटेड बाय स्टोमेटा ऑफ लीफ, स्टोमेटा जो होता है लीफ का, वहां से ये क्या किए जाते हैं, एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। यानी भैया देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसा है, गैस है। अब जो स्टोमेटा ओपन होगा तो अंदर की गैस बाहर, बाहर की गैस अंदर, ये तो आना ही आना है। तो एक तरह से क्या हो गया, ये लंग्स की तरह काम करने लगा, यानी कि गैस बाहर जा रही है, यानी इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जा रहा है। साथ ही साथ प्लांट के स्टेम में जो है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। अब ये लेंटिसेल्स भी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, वाटर वेपर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लांट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है
वो किसका प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो रिस्पायरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब रिस्पायर करते हैं प्लांट्स जो है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट के द्वारा खुद ही यूज कर लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ज्यादा निकलता है तो क्या होगा कि ये लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। और जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट, ये भी ऑक्सीजन भी इनका वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट किस मेटाबॉलिक रिएक्शन का है, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में निकलता है ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन सनलाइट इज देयर। ठीक है, जब सनलाइट होती है यानी फोटोसिंथेसिस जब होता है तब ऑक्सीजन जो है निकलता है, और जब रिस्पायरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लियर। वाटर वेपर जो है वो रिस्पायरेशन का ही वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये भी जो है डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम में स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की वजह से ये निकाल दिए जाते हैं जो वाटर वेपर। प्लांट में कुछ स्टोर भी होता है, कुछ बाई प्रोडक्ट जो है वो बॉडी पार्ट में स्टोर भी होते हैं। तो बॉडी पार्ट के कहाँ पे होंगे, ये लीव्स में हो सकते हैं, बार्क में हो सकते हैं, फ्रूट में हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये स्टोर हो जाते हैं, और बाद में इन जगहों से यानी लीफ से, बार्क से गेट रिड ऑफ, छुटकारा पा जाते हैं। सेटिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। पत्तियों के गिरने से, बार्क के छिल जाने से और फ्रूट के गिरने की वजह से ये क्या करेंगे, अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से ये छुट्टी पा जाएंगे, वहां से छुटकारा पा जाएंगे। ठीक है, इस बात को, ये बात आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि लीफ में धीरे 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 मेटाबॉलिक वेस्ट जो होगा वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उस प्लांट की सारी पत्तियां जो है नीचे गिर जाएंगी। क्यों गिर जाएंगी, क्योंकि उसमें अब जो है क्या ज्यादा हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो ज्यादा हो गया, इसलिए वो गिर जाएंगी। इसी तरह से फ्रूट भी पकता है, जब पकता है तो उसमें भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट का होता है, वो भी चला आता है। कुछ प्लांट्स में जो है वो स्टोर कर लिए जाते हैं फ्रूट के अंदर, कुछ प्लांट में जो वेस्ट है वो फ्रूट के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, जिन्हें हम रैफिड्स बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं, हम रैफिड्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ठीक है, तो रैफिड्स बोलते हैं। और ये कैसे रिमूव होगा, जब फ्रूट वहां से डिअटैच हो जाएगा, गिर जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है वो रैफिड्स छुटकारा पा जाएंगे। अब रैफिड्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल में कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। ये पूछा गया है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप समझिए। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं ये रैफिड्स। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में जाकर के फ्रूट में जमा हो जाते हैं। और इससे छुटकारा कैसे पाएंगे, जब फ्रूट वहां से गिर जाएगा तो ऑटोमेटिक प्लांट जो है उससे छुटकारा पा जाए। कुछ प्लांट में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो हमारे काम के होते हैं, हमारे मतलब ह्यूमन के यूजफुल के लिए होते हैं। जैसे नेचुरल रबर, जो रबर होता है नेचुरल, रेजिन होता है, गम होता है, और इसेंशियल ऑयल जैसे सैंडलवुड ऑयल जो है यानी चंदन का तेल जो है वो हमारे काम में आता है, बहुत अच्छा सुगंधित है। तो ये जो है, अगर जो हमारे यूजफुल की बात करें, जो हमारे लिए यूजफुल है तो उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट के लिए क्या है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या है वो यूजफुल प्रोडक्ट है, हम उनका यूज कर रहे हैं। तो इनको हम लोग 3 भागों में अगर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सॉलिड वेस्ट होंगे वो रैफिड और रबर्स होंगे, इनका भी यूज करते हैं। लिक्विड वेस्ट में आपके सैंडलवुड ऑयल हो जाएगा, यूकलिप्टस ऑयल हो जाएगा। तो ये ऑयल जो है वो सुगंधित द्रव्य के रूप में जो है हम लोग इनका यूज करते हैं। गैसियस वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का यूज तो हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है और हम उसका उपयोग कर लेते हैं। एक्वाटिक प्लांट में क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू वाटर में आ जाएगा, जिससे एक्वाटिक जो एनिमल्स होंगे उनको लिए फायदा हो जाएगा, ताकि उनको जो ऑक्सीजन मिलना होता है वो ऑक्सीजन उनको पर्याप्त मात्रा में पानी के अंदर रहते हुए भी मिल जाएगा। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, अब एक्सक्रीशन एनिमल्स की बात करें, इसको तो आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसको हमने एक टेबल के फॉर्म में बनाया है। जैसे हम लोग जानते हैं, पहले प्रोटोजोआ है, फिर पोरीफेरा है, फिर सिलेंट्रेटा है, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज है, निमेटोहेल्मिन्थीज है, एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं,
मोलस्क है, इकाइनोडर्मेट है, हेमिकॉर्डेट है, उसके बाद हम कार्डेट या मैमल्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स में, क्योंकि जब एनिमल स्टार्ट है, बन रहा है, प्रोटोजोआ है, एक सेल का है या कुछ सेल का गुच्छा है, तो उसमें इतना डेवलप एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो नहीं पाया जाएगा कि वहां पे किडनी पाया जाए, है ना। तो यहाँ पे कैसे होता है एक्सक्रीशन या किस ऑर्गन के थ्रू होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे प्रोटोजोआ में या अमीबा पैरामीशियम जो है एग्जाम्पल के रूप में, इनमें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सक्रीशन होगा। स्पंजेस में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, निडेरिया यानी हाइड्रा की बात कर लें, अरेलिया, ओबेलिया की बात कर लें, वहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी प्लेनेरिया की बात करें तो वहां पे फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस चार्ट से आप ये मान के चलिए कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। निमेटोहेल्मिन्थीज में जो है वो यहाँ पे एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कैनाल एंड रेनेट सेल्स के द्वारा यहाँ पे होता है निमेटोहेल्मिन्थीज में, जबकि निमेटोहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें पाए जाएंगे वो रीनेट सेल होगा और एच शेप एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कैनाल होगा। एनालिट्स में जो है वो नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, क्लोरोगोगन सेल्स जो होती हैं उनके द्वारा होगा। आर्थ्रोपोड की बात करें जिसमें प्रॉन है, इंसेक्ट हैं, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर्स हैं, तो वहां पे एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड होती है। मालपीजियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है। मालपीजियन ट्यूब्यूल मोस्टली इंसेक्ट में पाया जाता है। कॉक्सल ग्लैंड भी इंसेक्ट में ही पाया जाता है। स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स जो हैं हिपैटोपैंक्रियाज और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा जो है यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन होता है। जबकि मोलस्क में जैसे यूनियो है, पाइला मतलब घोंघा जो हम लोग देखते हैं, स्नेल जिसको बोलते हैं, तो मोलस्क में कैसे होगा, यहाँ पे किडनी पाई जाती है। क्या पाया जाएगा, किडनी पाई जाती है। किडनी इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बुजेनस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्गन ऑफ बुजेनस किसके लिए काम करता है, तो एक्सक्रीशन के लिए काम करता है। ऑर्गन ऑफ बुजेनस कहाँ पाया जाता है, मोलस्क में पाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इकाइनोडर्मेटा में कि यहाँ पे डर्मल ब्रैंकी या ट्यूब फीट के द्वारा होता है। ये हमने 9th की क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्यूब फीट के बारे में बताया था। और यहाँ भी अगर जो आपने नहीं देखा है तो 9th क्लास का जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आप देख लीजिएगा वहाँ पे वीडियो, और उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से ट्यूब फीट के बारे में बताया। हेमिकॉर्डेट में ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। तो ये जो आपका चार्ट है, ये चार्ट आपको याद रखना है, और मैं इस चार्ट से आज क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा सामने, तो याद रखिएगा जरूर कि एनिमल में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो वीडियो हमारा आप अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।